एक गांव में रतनलाल नाम का किसान अपनी पत्नी उषा के साथ रहता था। उषा को गहने पहनने का बहुत शौक था। वो अक्सर नए नए गहने खरीदती और पहनती। एक दिन रतनलाल अपने खेतों में काम करके घर लौट रहा होता है। उसे कहीं से पायल के खनकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर रतनलाल डर जाता है और सोचता है, अरे ये आवाज कैसी है? सुना है जंगलों में चुड़ैलें घूमती रहती हैं। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? भाग ले रतनलाल बेटा, नहीं तो बिना टिकट यमलोक पहुंच जाएगा। फिर रतनलाल वहाँ से भागकर घर पहुँचता है। घर पर उषा गुस्से में बैठी होती है। रतनलाल उसे गुस्से में देख पूछता है, अरे उषा, क्या हुआ? आज पान खाया है क्या? कुछ मुंह फूला फूला सा लग रहा है। चलो हटो यहाँ से, प्यार व्यार तो करते नहीं, आ जाते हैं उलू लुलू करने। चलो नाराज मत हो और बोलो क्या बात है। मैं तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ। बोलो मुझसे क्या चाहिए? बहुत प्यार करते हो, झूठे कहीं के। कब से बोला है कि एक सोने की पायल ला दो, आज तक तो लाए नहीं। पता है गांव की सब औरतों के पास है और वो सब मेरा मजाक बनाती। तो ये बात है। लो कल ही अपनी रानी के लिए मैं लेके आता हूँ सोने की पायल। फिर अगले दिन रतनलाल गांव के सुनार से सोने की पायल लेकर आ जाता है और उषा को पहनने के लिए दे देता है। उषा पायल पहनकर खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह रतनलाल उषा को साथ खेतों में चलने के लिए बोलता है। अरे उषा, आज खेतों में काम कुछ ज्यादा ही है। एक काम करो, तुम भी साथ में ही चले चलो। फिर उषा और रतनलाल खेतों में काम करने चले जाते हैं और रात होने पर वापस घर की ओर आ रहे होते हैं। तभी रतनलाल को पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है। रतनलाल डर जाता है और उषा से बोलता है, अरे उषा, तुमने पायल की आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई चल रहा हो। तुम्हारे साथ तो केवल मैं ही चल रही हूँ और मैंने पायल भी पहनी हुई है। कितने डरपोक हो तुम। चलो अब घर की तरफ। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम ये पायल मत पहनो। कहीं डकैतों और चोरों को इसकी आवाज सुनाई दे गई तो वो हमारी जान ले लेंगे और गहने भी लूट के ले जाएंगे। रतनलाल की बात सुनकर उषा घबरा जाती है और अपनी पायल उतार कर रख लेती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उन्हें फिर से पायल के बजने की आवाज आती है। वो दोनों रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं। उनके पीछे बहुत ही खूबसूरत पायल पड़ी होती है। अरे वाह, कितनी सुंदर पायल है। ये तो तुम्हारी दी हुई पायल से भी अच्छी है। मजा आ गया। इससे पहले रतनलाल कुछ कहता, उषा जल्दी से जाकर वो पायल उठा लेती है। ये देख रतनलाल उषा से बोलता है, अरे उषा, ये क्या कर रही हो? यूं रोड पर बड़ी चीजें नहीं उठाते। चुप करो तुम, ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। इतनी अच्छी पायल पड़ी है, ना जाने कैसी मनहूस बातें करते हो, मनहूस कहीं के। उषा को गुस्से में देख रतनलाल चुप हो जाता है। रात में उषा और रतनलाल खाना खाकर सो जाते हैं। रात में उषा की नींद खुल जाती है और उसे पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो रसोई से आ रही है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया रसोई में जाकर। लेकिन जैसे ही उषा किचन में जाती है, उसके पैरों में पानी जैसा कुछ लगता है। उषा किचन की लाइट जला देती है। अरे ये तो खून है, ये कहाँ से आ गया? तभी उसकी नजर अपने ऊपर पड़ती है। उसके ऊपर एक चुड़ैल लटकी होती है। चुड़ैल को देखकर उषा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए रतनलाल के पास भागती है। अजी सुनते हो? उठो जल्दी से, देखो क्या हो रहा है। हमारे घर में चुड़ैल आ गई है। लेकिन रतनलाल नहीं उठता। ये देख उषा को गुस्सा आ जाता है और वो रतनलाल को जोर से लात मारती है। इस आदमी को सोने के अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ मेरी जान को खतरा है और ये आदमी घोड़े बेच कर सो रहा है। उधर उषा की लात से रतनलाल हड़बड़ा कर उठ जाता है। क्या हुआ उषा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे हमारे घर में चुड़ैल है, मैंने अभी उसे रसोई में देखा है। वो छत से उल्टा लटकी हुई थी। क्या बात करती हो? चलो चलकर देखते हैं। फिर रतनलाल और उषा रसोई में जाते हैं। वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम भी कमाल की डरपोक हो। कहाँ है चुड़ैल? तुम भी ना अपने बाप की तरह बहुत बहमी हो। चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? कहाँ है? लेकिन उषा कुछ नहीं बोलती। तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है।
लोमड़ी सी शक्ल वाले, मुझे याद कर रहा था। ले मैं आ गई। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, खोपड़ी अपने हाथों में ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, खोपड़ी अपने हाथों में ले आए रे। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी खोपड़ी अपने हाथों में पकड़ लेती है। ये देखकर उषा और रतनलाल दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे एक बात समझ नहीं आती, मुझे देखकर लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं? मैं क्या इतनी खूबसूरत हूँ? अगले दिन सुबह उषा और रतनलाल को होश आता है। उषा रात की घटना से बहुत डर गई होती है। मुझे यहाँ से ले चलो, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे उषा रो मत, मैं अभी जाकर गांव वालों से बात करता हूँ, फिर देखते हैं इस समस्या का क्या इलाज हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ बात मत करो, हम दोनों ही इस समस्या का इलाज करेंगे। गांव वालों को पता चला तो वो हमें ही दोष देंगे। अगली रात रतनलाल और उषा घर के दरवाजे को खोलकर घर के बाहर जाकर छुप जाते हैं। चुड़ैल रात में आती है और पायल पहनकर बाहर निकलती है। आज ये दोनों डरपोक घर में नहीं है। लगता है घर छोड़कर ही भाग गए। वैसे भी ये दोनों घर के अंदर मिल गए तो मैं इनका सूप बनाकर पीऊंगी। फिर चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। चुड़ैल जैसे जैसे चलती है उसकी पायल में से सुरीली आवाज आने लगती है। तभी एक शराबी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है वो आवाज सुनता है। क्या आवाज है भाई? लागत है कौनो फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ऐसे तो माधुरी ही चलत है। अभी जाकर देखा थी अपनी माधुरी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेरा करे तू इंतजार, अजब ये आई बहर। शराबी आवाज की दिशा में जाता है और चुड़ैल को पीछे से आवाज लगाता है। ए माधुरी, जरा पीछे को मुड़ो, हम भी संजय दत्त हूँ, खलनायक वाला। अरे पलट मेरी माधुरी, पलट। शराबी की आवाज सुनकर चुड़ैल मुड़ती है। नायक नहीं, खलनायक है तू। तुझे ही तो ढूंढ रही थी मेरे हीरो। ऐसा कहकर चुड़ैल शराबी के पास जाती है और उसे मार डालती है। ये सब उषा और रतनलाल एक झाड़ी के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। उषा रतनलाल से बोलती है, अरे जी ये तो नरभक्षी चुड़ैल है, ये हम सबको मार डालेगी, हम क्या करेंगे? तुम डरो मत उषा, अब मैं ही इसका इलाज करूंगा। अगली सुबह रतनलाल गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें रात और अपने साथ घटी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर टीटू नाम का गांव वाला बोलता है, रतन भाई, इतनी समस्या में हो और हमें अब बता रहे हो? हाय, बड़ी जल्दी पराया कर दिए। नहीं नहीं टीटू भाई, हमें लगा हम अकेले ही समस्या को सुलझा लेंगे। तभी दूसरा गांव वाला बोलता है, भैया हमको लागत है रतन भैया जो पायल उठाए थे उसी में कौनो लोचा है। सही कहा तो, बहुत देर से ये हमारे दिमाग में आ रहा था, लेकिन ससुरा निकल नहीं रहा था। आज रात ही समस्या को सुलझाते हैं। हाँ। फिर गांव वाले रात में रतनलाल के घर के बाहर छुप जाते हैं। चुड़ैल रात में रतनलाल के घर से बाहर निकलती है। उसके चलते ही पायल की आवाज आने लगती है। अरे वाह, क्या आवाज है! मन तो कर रहा है इस चुड़ैल के साथ ही चला जाऊं। तभी उषा बोलती है, चले जाओ देवर जी, जाओगे तो अपने पैरों पर, लेकिन आओगे किसी मटके में। तुम भी न भाभी, मजाक बहुत बढ़िया करती हो। तभी रतन बोलता है, अरे भैया, दिन में तो खूब टसन मार रहे थे, हैं? गांव वालों के सामने, अब कुछ करो। ऐसा सुनकर टीटू उठता है और चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल उसे देखकर रुक जाती है। खूबसूरत औरत, तेरे पैर और ये पायल दोनों कितने अच्छे हैं। कहीं ये आदमी अंधा तो नहीं? इससे मैं खूबसूरत लग रही हूँ। इतना हैरान होकर क्या देख रही हो? कभी मुझसे ज्यादा स्मार्ट लड़का नहीं देखा।
है? वैसे भी तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ। चुड़ैल टीटू की बातों में आ जाती है और बोलती है, मैं क्या सचमुच इतनी खूबसूरत हूँ? सोने की परख तो सुनार को होती है। लाओ अपने पैर दिखाओ, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर टीटू चुड़ैल के सामने बैठ जाता है और चुड़ैल टीटू की बातों में आकर अपना पैर टीटू के आगे कर देती है। टीटू भी जल्दी से चुड़ैल के पैरों से पायल उतारता है और उस पर गंगा जल छिड़क देता है। पायल जलने लगती है। ये क्या कर रहा है? आग आग बुझा, अगर ये जल गई तो मैं भी जल जाऊंगी। मेरी चुड़ैल रानी, तुम्हें मारने के लिए ही तो ये सब नाटक किया था। अब तुम चलो। बाय बाय। चुड़ैल जल जाती है। अरे वाह देवर जी, आप तो तांत्रिक भी हो। बात उस समय की है जब जमुना नगर में एक नया आदमी आम बेचने आया था। उसका नाम बिरजू था। वो दूसरे गांव से आम बेचने आया था। उसने देखा कि यहाँ पर कोई आम बेचने वाला नहीं है। हाँ, ये जगह बढ़िया है आम बेचने के लिए, और यहाँ पर दूसरा कोई आम बेचने वाला भी नहीं है। और फिर बिरजू टोकरे को अपने सिर रखकर उस गांव में आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम रसीले मीठे आम, ताजे ताजे आम, एकदम सस्ते और बढ़िया आम। तो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। आओ चले आओ, आज चले आओ, मीठे आम, सस्ते आम, रसीले आम। तभी एक औरत उस बिरजू की आवाज सुनकर उससे आम खरीदने आती है। भैया, आपको तो इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। लगता है आप इस गांव में नए आए हो। जी, मैं इस गांव में आम बेचने आज ही आया हूँ। ये आपने सही किया जो हमारे गांव में आम बेचने आ गए। यहाँ कोई आम बेचने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग तो आम खाने के लिए तरस जाते थे। आम खाने के लिए हमें दूसरे गांव से आम मंगाने पड़ते थे। आप मेरे आम एक बार खा कर देखो, इनका स्वाद भूल नहीं पाओगे। पहले जरा आम चखा कर तो दिखाओ, आम बढ़िया भी है या नहीं। हाँ हाँ, अभी चखाता हूँ। बिरजू उस औरत को आम चखा कर दिखाता है। वाकई में तुम्हारे आम तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं भैया। एक काम करो, आप मुझे 2 किलो आम दे दो। वो औरत बिरजू को पैसे दे देती है और आम लेकर वो औरत अपने घर चली जाती है। क्योंकि वो और कोई नहीं एक भूत होता है। वो आम वाले का रूप लेकर इस गांव में आया था। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं एक एक करके इस गांव के सभी आदमियों को अपने आम खिलाकर अपने वश में कर लूंगा। इन आमों का असर केवल आदमियों पर ही होगा, बाकी और किसी पर नहीं। जब वो औरत आम लेकर अपने घर पहुंचती है, वो आम को धोकर काटकर अपने पति को खाने के लिए देकर चली जाती है। जैसे ही उसका पति आम खाता है तो वो वहाँ से गायब होकर भूतिया बिरजू के टोकरे में आम बना पड़ा होता है। उधर वो औरत अपना काम खत्म करके अपने पति के पास आती है। अरे ये कहाँ चले गए? अभी तो मैं इन्हें आम काट कर खाने के लिए देकर गई थी, फिर अचानक से कहाँ चले गए? हो सकता है बाहर किसी काम से गए हो, पर बिना बताए तो वो कभी जाते नहीं। फिर कुछ देर बाद बिरजू के पास से एक औरत जा रही होती है तो वो बिरजू के आम देखकर रुक जाती है। आम तो मेरे पति को बेहद पसंद है, क्यों ना मैं इनके लिए आम ले जाऊं? भैया, आम क्या भाव दिए हैं? ले लो बीवी जी, एकदम सस्ते हैं। बोलो कितने दूं? दे दो 1 किलो आम। वो औरत आम लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर आम धोकर उन्हें काटकर प्लेट में लगाकर टेबल पर रख देती है कि जब उसके पति काम करके आएंगे तो आम को देखकर खुश हो जाएंगे। तभी थोड़ी देर में उसका पति काम पर से घर आ जाता है। अरे वाह, आम! आज तो मजा ही आ जाएगा। जैसे ही वो आदमी आम को खाता है और जैसे ही वो पूरा आम खत्म करता है तो वो आदमी आम बनकर वहाँ से गायब होकर बिरजू के टोकरे में होता है। तभी उस आदमी की पत्नी अपना काम खत्म करके वापस कमरे में आती है तो देखती है ये आम कौन खा गया। लगता है ये काम पर से आ गए हैं और आम देखकर इनसे रुका नहीं गया होगा, तो इन्होंने ही खाए होंगे ये आम। पर ये चले कहाँ गए? लगता है आम खाकर इनका पेट भर गया होगा तो ये बाहर घूमने चले गए होंगे। चलो, जब तक ये बाहर से घूम कर आएंगे मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन काफी देर हो जाती है, उसके बाद भी उस औरत का पति घर नहीं आता। उधर उस औरत का पति भी आम खाने के बाद से गायब था। उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा था।
वो औरत भी अपने पति को लेकर परेशान थी। रात हो चुकी थी तो भूत भी असली रूप में आ जाता है और वो उन सभी आदमी बने आमों को एक पेड़ पर लटका देता है। अब ये सभी आदमी ऐसे ही पूरी जिंदगी एक आम का पेड़ बनकर रह जाएंगे। उधर जिनके पति गायब हुए थे वो औरतें परेशान हो रही थी कि आखिर उनके पति बिना बताए कहाँ गायब हो गए और इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। और अगले दिन बिरजू फिर उस गांव में घर घर आम बेचने लगता है। आम ले लो आम, मीठे मीठे ताजा ताजा रसीले आम, जो खाएगा उसका मन बार बार ललचाएगा। आ जाओ सस्ते और बढ़िया आम ले जाओ। उस बिरजू के आम को कोई एक बार देख लेता तो वो आम लिए बगैर तभी कुछ और औरतें उस बिरजू भूत वाले से आम खरीदने आती हैं। भैया आपके आम तो बढ़िया लग रहे हैं। अभी अभी ताजे तोड़ कर लाया हूँ, बोलो कितने कर दूं? मुझे 2 किलो दे दो। और मुझे 4 किलो। मुझे 3 चाहिए। देखते ही देखते बिरजू के सारे आम बिक जाते हैं और जो जो आदमी आमों को खाता है वो आम बनकर गायब होकर बिरजू के टोकरे में होते हैं। उधर सब औरतें अपने पतियों को गायब पाकर बहुत परेशान होती हैं। समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति बिना बताए कहाँ चले गए। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। हाँ, मेरे पति भी कभी ऐसा नहीं करते। देखो ना, मेरे पति जगन भी गायब हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। बिरजू के जैसे जैसे आम बिकते जाते वैसे वैसे गांव के आदमी गायब होते जाते, पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि गांव के सभी आदमी कहाँ गायब हो रहे हैं। इसी तरह भूत रोज गांव में आता और आम बेचता और गांव के आदमियों को अपने जादू से आम बनाकर उन्हें गायब कर देता और रात को उन आमों को अपने जादू से पेड़ पर ले जाकर लटका देता। फिर एक दिन माया अपने पति को ढूंढते हुए गांव से दूर निकल जाती है, जहां उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे ये आम का पेड़ कैसा है? पहले तो ये यहाँ नहीं था, फिर ये पेड़ यहाँ कैसे आया? और इस पर तो बड़े मीठे मीठे आम लगे हैं। क्यों न मैं इन्हें तोड़कर खा लूं। जैसे ही वो औरत आम तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तभी उस पेड़ पर लगे आम के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। अरे ये आवाज तो मेरे पति की है। माया, मैं हूँ तेरा पति जगन, मुझे बचा ले, यहाँ से बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। पर तुम आम कैसे बन गए? जो हमारे गांव में आम बेचने बिरजू आया है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक भूत है। यहाँ मेरे जैसे गांव के सभी आदमी आम बने हुए हैं। कुछ कर माया, कुछ कर, हम सबको यहाँ से निकाल। फिर उस पेड़ पर लगे आमों में से आदमियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। हमें बचा ले माया, हमें यहाँ से बाहर निकाल, हमें यहाँ से बाहर निकाल। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। माया वहाँ से सीधा गांव में जाकर गांव की सभी औरतों को बिरजू भूत के बारे में सारी बात बताती है। ये सारा करा धरा उस आम बेचने वाले बिरजू का है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है जिसने हमारे पतियों को आम बनाकर अपने जादू से कैद कर रखा है। हमें अपने पतियों को बचाना होगा। हम सभी तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं जो शमशान में रहते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर सभी औरतें तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उन्हें भूत के बारे में सारी बात बताती हैं। बाबा हमारी मदद करो। ठीक है, तुम सब परेशान मत हो, मैं अभी उस भूत को बुलाता हूँ। तांत्रिक बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भूत को बुलाता है। मुझे क्यों बुलाया? तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। पहले बता, तूने इन सब मासूमों को आम क्यों बताया? बता। ये सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इन सब लोगों ने मेरे आम के पेड़ को काट दिया जिसे मैं अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। इन सब लोगों ने मेरे जान से प्यारे आम के पेड़ को काट डाला।
क्योंकि उन्हें वहाँ पर फैक्ट्री लगानी थी। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। इन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन इनकी सजा तुम इनके परिवार वालों को क्यों दे रहे हो? छोड़ दो उन्हें। मैं इन्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। इनके परिवार वाले अपने अपने घर के आगे एक एक आम का पेड़ लगाएंगे, और जैसे जैसे ये पेड़ उगते जाएंगे इनके पति इन्हें वापस मिल जाएंगे। ठीक है। फिर जैसे ही वो सब परिवार वाले आम का पेड़ लगा देते तो उनके पति उनके सामने होते। फिर एक एक करके सभी लोग आम से आदमी बन जाते हैं। भूत को भी मुक्ति मिल जाती है।